हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टाइम आप लोग की इतनी ज़्यादा डिमांड की वजह से हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, ये पहली बार जब 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन की हम वीडियो लेकर आए हैं और आप में से कई लोगों ने मुझसे डिमांड करी थी। तो देखिए, आप लोग की डिमांड पे हाजिर है आपकी वीडियो। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें आप लोग को सारे प्रीवियस ईयर में जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए उनका सोल्यूशन तो आप लोग को देखने को मिलेगा ही। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी 2 मार्क्स बन सकते थे उनको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग को यहाँ पे यूनिट वाइज मिलेंगे, ठीक है, हर यूनिट वाइज यहाँ पे अलग अलग मिल जाएंगे। एंड देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इसकी नोट्स आप लोग को कैसे मिल जाएगी, तो नोट्स के लिए आप लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोग को यहाँ पे जाना है गूगल पे imperfectpharmacy.in, ठीक है, .in वेबसाइट पे जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप लोग जा सकते हो। वहाँ पे आप लोग को वेबसाइट में जाना है, ठीक है, वेबसाइट पूरी अपडेट हो चुकी है। बीफार्म के सेक्शन में जाइए। बीफार्म में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे 2 मार्क्स वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आप लोग अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद आप लोग को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपडेट करना है। अभी आप किसी भी यूनिट में जाएंगे, ठीक है, यूनिट 1 में आप जाइए और यूनिट 1 में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, बस आप लोग को इनका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। मतलब चाहे यूनिट 1 में चाहे यूनिट 2 में चाहिए, आप लोग को पूरा 2 मार्क्स का पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए, आप लोग को पता है कि वैसे देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे 2 मार्क्स इंक्लूड कर लिए हैं, बट स्टिल यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग पूरी गारंटी मत लीजिएगा मेरी। अगर आप लोग की किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से एटलीस्ट आपको 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर मिलने चाहिए। बट अगर आप लोग की किस्मत नहीं अच्छी रही तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ही मिले, बट एटलीस्ट आप लोगों को एक आइडिया जरूर लगेगा कि 2 मार्क्स किस तरीके से पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल भी माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ी है, तब भी आप लोग यहाँ पे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इनका आप लोग आंसर आसानी से समझ जाओगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा आंसर है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। एंड देखिए, यहाँ पे हो सकता है आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हम प्लान कर रहे हैं, बट पूरी अभी 100% नहीं है, बट हो सकता है कि कल या फिर परसों आप लोग को कंप्लीट सिंगल वीडियो में कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी हम आपको दे देंगे, ठीक है। मतलब एक वीडियो में पूरी की पूरी माइक्रोबायोलॉजी खत्म। अब वीडियो डेफिनेटली बहुत लेंदी होगी, बट हो सकता है, ठीक है। अभी इसकी पूरी गारंटी नहीं, हम सोच रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वॉट एवर यू नीड, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, यूनिट 1 में हम लोग बात करें तो यूनिट में हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, एंटोन वॉन लेवेनहुक सर हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है व्हाट आर प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए, प्रोकारियोट्स मतलब कि देखिए सिंपल सी बात है, ये प्रोकारियोट्स मतलब जिनके अंदर हमें प्रोकारियोटिक सेल देखने को मिलती है। यूकारियोट्स मतलब जिनके अंदर हमें यूकारियोटिक सेल देखने को मिलती है। अब प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, देखिए, यूकारियोटिक सेल का मतलब जिसके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, बहुत सिंपल है। और प्रोकारियोटिक सेल जिसके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। अब आप एक बात बताइए, ह्यूमन यानी कि जो हमारी सेल होती है, क्या उसके अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? तो डेफिनेटली हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि हम लोग किसमें आते हैं, हम लोग आते हैं यूकारियोट्स के अंदर। और प्रोकारियोट्स क्या होते हैं भाई, बैक्टीरिया हो गया, आर्की हो गया, मतलब सिंपली समझिए जो बैक्टीरिया की सेल होती है ना, ये हमारी प्रोकारियोटिक सेल होती है। तो बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं, प्रोकारियोट्स, और ह्यूमन, फंजाई, एल्गाई, ये सब क्या होते हैं, यूकारियोट्स। यानी कि देखिए, जो हमारी सेल्स होती हैं, या फिर अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बात करें तो जो फंजाई, एल्गी, इन सब की जो सेल्स होती है वो हमारी यूकारियोटिक सेल होती है। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें व्हाट और वेरियस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया, यानी कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, उसको ग्रो करना है तो उसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया उसको अपने नंबर्स में ग्रो करना है, आपको पता है बैक्टीरिया अपने नंबर में मल्टीप्लाई होते हैं। तो भाई देखिए, उसके लिए अगर मान लीजिए वाटर अवेलेबल है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और कुछ ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, अगर ये सारी चीजें अवेलेबल है तो बैक्टीरिया हमारा बहुत इजिली ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स या फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, डिफाइन कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया क्या होता है, अब ये हमारा थोड़ा सा अगर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये हमारे एक टाइप का मीडियम होता है। मीडियम मतलब कि देखिए, इसमें होता क्या है, कल्चर मीडिया हमारा मान लीजिए एक टाइप की प्लेट होती है हमारी, ठीक है। तो इस प्लेट में हमारा कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे वो सारे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने जो भी न्यूट्रिएंट्स देखे, वाटर हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग डालते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे अपने बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो कराते हैं। यानी कल्चर मीडिया हमारा एक टाइप का ऐसा मीडियम होता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं जो
जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हो बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ ये है कि कल्चर मीडिया हम लोग बनाते क्यों हैं भाई, हमें ऐसा मीडियम क्यों बनाना है जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करे। तो आपको पता है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर वो हार्मफुल भी है या फिर हमारे लिए फायदेमंद भी है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया हमारे हार्मफुल भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं, एसेंशियल भी होते हैं। तो हमें उनके बारे में स्टडी करनी होती है ना, कि मान लीजिए कोई हार्मफुल बैक्टीरिया तो हमें उसके बारे में भी स्टडी करनी है कि भाई ये बैक्टीरिया हार्म कर कैसे रहा है, या फिर कोई अच्छा बैक्टीरिया तो उसके बारे में भी। तो जब बैक्टीरिया की हमें स्टडी करनी है तो हमें उसको बहुत ज़्यादा ग्रो कराना है, तो उस ग्रो कराने के लिए हम लोग जो मीडियम यूज़ करते हैं वही हमारा होता है कल्चर मीडियम, यानी। और देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह देते हैं ताकि जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब देखिए जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया ग्रो करे, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हम लोग डाल के अपना कल्चर मीडिया बना सकते हैं। हम लोग इसमें फंजाई वगैरह सबको ग्रो करा सकते हैं, जिसकी जरूरत होती है उसको हम लोग यहाँ पे ग्रो करा लेते हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रोल ऑफ अगार इन कल्चर मीडिया, तो यहाँ पे देखिए कल्चर मीडिया में जो भी न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं तो इन्हीं में से एक न्यूट्रिएंट होता है हमारे यहाँ पे अगार। और ये क्या करता है, ये हमारा किसी भी कल्चर मीडिया को कह सकते हो सॉलिड बनाने का काम करता है। यानी कि देखिए कल्चर मीडिया भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड। तो उसमें जो सॉलिड कल्चर मीडिया होता है उसका सबसे मेजर न्यूट्रिएंट हमारा अगार होता है। अगार क्या करता है, इसको यहाँ पे सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करता है। और यहाँ पे देखिए ये होता क्या है, ये हमारा एक लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड होता है, और ये हमारा जो है सीवीड यानी कि देखिए एल्गी से हमारा ये प्रिपेयर किया जाता है। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमें स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन्स और वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। यही होता है बेसिकली हमारा अगार। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए भाई जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे अपनी नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो ये जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना, ये भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो जनरली हमारे दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसके अंदर भी अलग अलग सब टाइप होते हैं। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो दो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो हो गया फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसके अंदर हमारे दो टाइप हो जाते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन सभी को हम लोगों ने बहुत डिटेल में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हो तो। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो व्हाट आर द इंक्यूबेशन कंडीशन फॉर सेल कल्चर। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये हमारा जो कल्चर मीडिया है, तो मान लीजिए हमें इसके अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रो कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालेंगे, और यहाँ पे हम लोग अपना एक बैक्टीरिया लाके इसमें कह दीजिए, मतलब आप लोग समझने के लिए समझो कि इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना न्यूट्रिएंट्स डाला और एक बैक्टीरिया हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया। अब आप लोग को पता है ये बैक्टीरिया क्या होगा, ये बैक्टीरिया हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर्स को ग्रो करेगा। तो देखिए अब ये बैक्टीरिया ग्रो तो कर जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस देनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात देखिए, हमें न्यूट्रिएंट्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ न्यूट्रिएंट देने से भी ये ग्रो नहीं करेगा, बल्कि हमें इसको कुछ और अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो जो सुटेबल कंडीशन होती है जिसमें हमारा बैक्टीरिया ग्रो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन कंडीशन। तो इसमें देखिए, इसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात, हमें टेम्परेचर को लगभग जो है 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ता है अगर हमें बैक्टीरिया वगैरह को अच्छे से ग्रो कराना है। CO2 लेवल हमें लगभग 5% रखना पड़ता है। ह्यूमिडिटी हमें 95% रखनी पड़ती है, ठीक है। मीडियम हमें यहाँ पे देखिए, मीडियम सिंपल सी बात है, हम लोग कल्चर मीडिया लेंगे। और स्टेरिलिटी देखिए, स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए, जैसे स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि हमें किसी मीडियम को बैक्टीरिया फ्री बनाना। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, पर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे भाई जब हमें इस कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, तो मान लीजिए कोई हमारा बैक्टीरिया ऐसा तो है नहीं, अलग बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। मान लीजिए हमारा ए बैक्टीरिया है जिसको हमें ग्रो कराना है। तो अब आप एक बात बताइए कि जिस कल्चर मीडिया में हमें इस ए बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, अगर इस कल्चर मीडिया में पहले से ही कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा भाई, वो भी तो ग्रो करेगा इसके साथ में, लेकिन हमें कराना तो इसी को ग्रो है, क्योंकि हमें इसी की स्टडी करनी है। तो इसको ग्रो कराने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कल्चर मीडिया को बैक्टीरिया फ्री बनाएंगे। यानी इसके अंदर अगर पहले से ही कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे किल कर देंगे, है ना। आप लोगों ने सुना होगा एंटीसेप्टिक, हमारा डिसइंफेक्टेंट, ये सब क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब स्टेरिलाइजेशन देखिए, स्टेरिलाइजेशन एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे अपने मीडियम को बैक्टीरिया फ्री करते हैं, बैक्टीरिया फ्री। अब देखिए मुझे पता है एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट ये स्टेरिलाइजेशन के अंदर नहीं आता है, मैंने बस एग्जांपल देने के लिए दिया है, ठीक है। तो आप लोग को पता है तो आप लोग मतलब ऐसा मत समझिएगा कि मैंने आप लोग को कुछ भी बता दिया, बट एक एग्जांपल है, ठीक है। कि अगर आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली समझो कि स्टेरिलाइजेशन एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग किसी भी मीडियम को बैक्टीरिया फ्री बनाते हैं। तो अगर हमें किसी बैक्टीरिया को ग्रो कराना है तो उसमें हमें ऑलरेडी जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको हमें किल करना होगा, ताकि जो हमारा बैक्टीरिया हमें ग्रो कराना है वो अच्छे से ग्रो हो सके। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन भी मेंटेन करते हैं ताकि हमारा कंटामिनेशन वगैरह ना हो।
तो यही हो जाती है हमारे यहाँ पे इंक्यूबेशन कंडीशन। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बीच में डिफरेंस। तो देखिए सिंपल सी बात है, फार्मास्यूटिकल मतलब क्या हो गया, दवाएं, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फोकस करते हैं जो कि जो जिससे हम लोग क्या होते हैं, जिनसे हम लोग यहाँ पे अपनी मेडिसिन वगैरह को प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि अपनी जो भी दवाएं बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि बहुत सारी दवाएं हमारी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से भी बनाई जाती हैं। और अगर हम लोग कोई दवा बना रहे हैं तो उसमें मान लीजिए अगर हमें नॉर्मली कोई दवा बना रहे हैं तो उसमें हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों से मतलब कि जो भी हम लोग दवा बना रहे हैं वो हमारा फ्री हो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या फिर अगर हम लोग कोई दवा बना रहे हैं तो उसको किस तरीके से माइक्रोब्स हमारे अफेक्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग यहाँ पे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि ह्यूमंस में डिजीज कॉज करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हेल्पिंग डायग्नोस मतलब कि कैसे उसको हम लोग यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों की स्टडी। मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है तो उनका प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे यहाँ पे यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब देखिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग स्टेनिंग को समझते हैं। देखिए स्टेनिंग में हम लोग करते क्या है, स्टेनिंग में मतलब हम लोग करते हैं स्टेन। स्टेन का मतलब कलर। देखिए कलर कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, तो देखिए होता क्या है कि जैसे हमारा जो कल्चर मीडिया होता है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं, मतलब ये हमें दिखते नहीं है जल्दी। तो अगर हमें इनको अच्छे से पहचानना है, इनको हमें अच्छे से देखना है, भाई हम लोगों ने बैक्टीरिया क्यों ग्रो कराया, ताकि हम लोग इसकी स्टडी कर सकें। और स्टडी कब करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे इनको देख पाएंगे, है ना। भाई माइक्रोस्कोप से भी ये दिखते नहीं है जल्दी, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो हमें इनको कलर करना होता है। तो ये जो कलर करने की प्रोसेस होती है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेनिंग। अब ये दो टाइप की होती है, एक हो गया सिंपल स्टेनिंग, एक हो गया डिफरेंशियल। इसमें बस एक बेसिक सा डिफरेंस है। सिंपल में क्या होता है, सिंपल में हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक कलर का यूज करते हैं, ठीक है, 1 कलर। और डिफरेंशियल में क्या होता है, डिफरेंशियल में हम लोग यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल स्टेनिंग क्या होती है, सिंपल स्टेनिंग हमारा एक बेसिक स्टेनिंग टेक्निक होती है। और देखिए जो स्टेनिंग मतलब जो भी हम लोग कलर यूज करते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं डाई, ठीक है। डाई हम लोग बोलते हैं कलर्स को जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जो डाई होती है ज़्यादातर बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये क्या होता है भाई, जब भी हम लोग यहाँ पे स्टेनिंग कलर करेंगे तो उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रास्ट आप लोग समझ रहे हो, मोबाइल वगैरह में आप लोग बढ़ाते हो तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब आप लोग कलर से समझ सकते हो कि कलर वगैरह हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे वो ज़्यादा विजिबल हो सकेंगे, मतलब वो हमें अच्छे से दिखाई देंगे जब भी हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे। और मेन चीज़ क्या है कि इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिंगल स्टेन या फिर सिंगल डाई का यूज करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल स्टेनिंग की बात करें तो डिफरेंशियल में क्या होता है, ये हमारी एक टेक्निक होती है जो कि इसमें देखिए, अब इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें हम लोग यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा डाई का यूज करते हैं। तो इसको देखिए क्या करते हैं, अब मान लीजिए एक कल्चर मीडिया है, अब इसमें मान लीजिए हम लोगों ने 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो कराया है। तो अगर हम लोग सिर्फ एक ही कलर का यूज करेंगे तो क्या होगा, ये सारे एक ही कलर में रंग जाएंगे, तो हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, इनको अलग अलग नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 2 ऐसे कलर का यूज करें जो कि एक यहाँ पे मान लीजिए किसी स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को कलर करता हो और एक यहाँ पे दूसरे वाले टाइप के बैक्टीरिया को कलर करता हो, तो यहाँ पे इन दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर पाते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल स्टेन्स। बस यही सिंपल सा है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो स्टेनिंग की भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। तो उन्हीं में से एक टाइप होता है ग्राम स्टेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा जरूर, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़िएगा। तो ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है, हमारे 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर से देखें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें यहाँ पे एक थिक पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर देखने को मिलती है। यानी देखिए इसकी जो आउटर लेयर होती है ये बहुत ही थिक पेप्टाइडोग्लाइकॉन की होती है, लेकिन जो हमारी ग्राम नेगेटिव होती है इसकी जो लेयर होती है वो बहुत ही थिन पेप्टाइडोग्लाइकॉन की होती है। यानी देखिए इसकी जो लेयर है ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए ये लेयर ब्लैक से है, यहाँ पे ये ब्लू से, दोनों क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कितनी पतली है और यहाँ पे ये देखिए कितनी थिक है। तो ये सबसे पहला बेसिक डिफरेंस हो जाता है। अब सेकंड डिफरेंस क्या हो जाता है कि जो ग्राम पॉजिटिव है भले इसकी जो लेयर होती है वो बहुत थिक होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई अलग से आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी दे लैक एन आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि इनके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जबकि जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसके पास क्या होती है, इसके पास एक एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन होती है। यानी देखिए इसके ऊपर हमें क्या होता है, इसके ऊपर हमें एक आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो ये इसकी एक बहुत ही स्पेशल खासियत हो जाती है, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो लिपिड कंटेंट यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में बहुत ही लो होता है, इसमें इसमें थोड़ा सा होता है 20 से 30%। और यहाँ पे देखिए जो ग्राम पॉजिटिव है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे कोई आउटर लेयर नहीं है, इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज करते हैं तो वो इनको बहुत ईजिली किल कर देता है। लेकिन इनके पास क्या होता है, इनके पास एक आउटर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की लेयर होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे एंटीबायोटिक्स से जल्दी मरते नहीं है, मतलब एंटीबायोटिक्स का यूज करने पर भी ये जल्दी किल नहीं होते हैं। तो ये हमारा एक डिफरेंस हो जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारी जो स्टेनिंग टेक्निक होती है तो उसी में से एक होती है ग्राम स्टेनिंग, एक होती है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये सभी चीज़ें आप लोग देख लेना। तो उसमें देखिए एसिड फास्ट स्टेनिंग में कौन कौन से रीजेंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पे कार्बन फ्यूशन, एसिड अल्कोहल और मिथाइलिन ब्लू या फिर ब्रिलियंट ग्रीन, ये सारे हमारे रीजेंट्स होते हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पे एसिड फास्ट स्टेनिंग में कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक हमारा टेस्ट होता है इम्विक टेस्ट, ठीक है। अब इम्विक में देखिए, इम्विक में हमारा क्या होता है IMVIC, लेकिन इसमें जो आई होता है ये हमारा सिर्फ जो है कह सकते हो, मतलब आई का यूज हम लोग सिर्फ ऐसा ही करते हैं, आई का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। लेकिन जो बाकी 4 वर्ड है IMV और C, इनका फुल फॉर्म होता है। तो यही पूछा गया है इम्विक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए आई का मतलब होता है इंडोल टेस्ट, M का मतलब होता है मिथाइल रेड टेस्ट, V का मतलब होता है बोगस प्रोस्क्योर टेस्ट और C का मतलब होता है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। इसको भी आप लोग को देखना है तो बहुत डिटेल में आप लोग देख सकते हो। आई का यहाँ पे कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता, ये सिर्फ यहाँ पे एक प्रोनाउंसिएशन के लिए लगाया जाता है ताकि इसको इजिली हम लोग यहाँ पे प्रोनाउंशिएट कर सके, इम्विक। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टरलाइजेशन के बारे में तो देखिए सिंपल सी बात है, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारा कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई भी दवा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे उस दवा में से कंप्लीटली अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दें। भाई आप लोग को पता है जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो हर जगह होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही जगह होते हैं। तो मान लीजिए हमें कोई दवा बनानी है तो हम लोग क्या भाई दवा हम लोग जब बनाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दवा हमारी बैक्टीरिया वगैरह से फ्री हो, है ना, ताकि वो अच्छी रहे, हमारी कह सकते हो सेफ रहे, स्टेबल रहे। तो उस दवा वगैरह को या फिर कह सकते हो किसी भी सब्सटेंस से अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वही होती है हमारे यहाँ पे स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सभी चीज़ें हमारी हो सकती हैं। और एक इनका स्पोर फॉर्म होता है। स्पोर फॉर्म मतलब कि थोड़ा सा और रेजिस्टेंट फॉर्म होता है। देखिए हर एक का स्पोर फॉर्म होता है, मतलब बैक्टीरिया का स्पोर फॉर्म भी होता है जो कि थोड़ा सा जल्दी किल नहीं होता है, ठीक है। और ये फिर से यहाँ पे बैक्टीरिया में बदल जाता है। तो ये सारे हमारे होते हैं। जब इन सभी को हम लोग यहाँ पे किल कर देते हैं किसी भी सरफेस से, फूड से, इक्विपमेंट से, मेडिकेशन से, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टरलाइजेशन, मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बस यही सिंपल सा फुल फॉर्म है इसका, मतलब है इसका। और नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए ये जो स्टरलाइजेशन होती है इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग इक्विपमेंट्स कौन कौन सा यूज करते हैं। तो जनरली हमारे मेनली 2 टाइप के इक्विपमेंट होते हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पे स्टरलाइजेशन में करते हैं। पहला हो जाता है हॉट एयर ओवन, दूसरा हो जाता है ऑटोक्लेव। तो ये दोनों इक्विपमेंट होते हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पे स्टरलाइजेशन में करते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन हमारा जाता है क्लासिफाई फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। अब देखिए जो स्टरलाइजेशन है इसकी अलग अलग टेक्निक होती हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक टेक्निक होती है फिजिकल मेथड्स, ठीक है। इसके अलावा केमिकल मेथड्स भी होते हैं। तो फिजिकल मेथड्स में भी देखिए अब ये भी हमारे 4 अलग अलग टाइप के होते हैं, सनलाइट, हीट, वाइब्रेशन, रेडिएशन। अब हीट में भी हमारे 2 अलग अलग टाइप होते हैं, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, ठीक है। और रेडिएशन में भी 2 टाइप होते हैं, 2 सब टाइप होते हैं, आयोनाइजेशन और नॉन आयोनाइजेशन। अब इनके अंदर भी देखिए अब आयोनाइजेशन में भी हमारा यूवी रेज हो गया और IR आयोनाइजेशन हो गया, और उसके बाद आयोनाइजेशन में हमारा जो है एक्स रेज हो गए, गामा रेज हो गए। फिर मॉइस्ट हीट में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑटोक्लेव आ जाता है, ड्राई हीट में हमारा हॉट एयर ओवन। यानी देखिए ये जो 2 इक्विपमेंट है ये हमारे इसी हीट स्टरलाइजेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लेमिंग और रेड हीट और इंसर्टेशन, ये सारी टेक्निक्स भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और मॉइस्ट हीट में बात करते हैं तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 100 डिग्री पे कर रहे हैं तो ऑटोक्लेव का यूज करेंगे, और अबो मतलब अगर 100 डिग्री से ऊपर कर रहे हैं तो ऑटोक्लेव का करेंगे। 100 डिग्री पे कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे टिंडलाइजेशन या फिर बॉइलिंग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, ये आप लोग देख लेना, बहुत सिंपल है, कुछ खास है नहीं, बस आप लोग को ये याद करना है। और डिटेल में आप लोग को देखना है तो लेक्चर अपलोड है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर लार्ज स्केल मतलब कि इंडस्ट्री वगैरह में जो हमें स्टरलाइजेशन करना होता है तो हम लोग कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बल्कि जो ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन है तो इन्हीं का यूज हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में भी करते हैं। भाई होता क्या है कि जो हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव है ये अलग अलग साइज के आते हैं। तो छोटा साइज है तो हम लोग लेबोरेटरी में यूज कर लेंगे, और बड़ा साइज है तो हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इंडस्ट्री वगैरह में। बस सिंपल है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक टॉपिक हमारा आ जाता है कोरिलेशन बिटवीन डी वैल्यू एंड जेड वैल्यू। अब ये क्या होता है, देखिए थोड़ा सा बहुत सिंपल इसको समझिएगा। मान लीजिए हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा 100 बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब इस 100 बैक्टीरिया में से 90 बैक्टीरिया को किल करने में जो टाइम लगेगा,
टाइम, ठीक है, यही टाइम हमारा होता है डी वैल्यू। यानी डी वैल्यू क्या होता है? डी वैल्यू हमारा वो टाइम होता है जिसमें हमारा कोई बैक्टीरिया 90% किल हो जाता है। यानी कि देखिए, अगर ये 100 बैक्टीरिया बच के सिर्फ 10 बचते हैं तो इस 100 में से 90 बैक्टीरिया को किल करने में जितना टाइम लगा वही होता है डी वैल्यू। यानी देखिए, द टाइम नीडेड टू किल 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर एट अ सर्टेन टेम्परेचर और कंडीशन, यानी कि यही होती है डी वैल्यू। और यहाँ पे देखिए, अ हायर डी वैल्यू, ठीक है, जो हमारी डी वैल्यू होती है अगर वो हाई हो तो इसका मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मोर रेजिस्टेंट है, यानी वो जल्दी किल नहीं होगा। भाई एक बात बताइए, एक बैक्टीरिया को किल करने में, यानी कि 90% बैक्टीरिया को किल करने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंट है, यानी वो जल्दी किल नहीं हो पा रहा है ना। तो वही चीज़ है। और बाकी देखिए, अगर जेड वैल्यू की बात करें, अब ये जेड वैल्यू क्या होती है? तो जेड वैल्यू देखिए क्या होती है, जैसे मान लीजिए 100 बैक्टीरिया थे और 100 को मान लीजिए सिर्फ 10 बचाने में, यानी 90 बैक्टीरिया को किल करने में मान लीजिए हमें लगा 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट लगे। तो 10 मिनट क्या हो गया? 10 मिनट हो गई डी वैल्यू, ठीक है, समझ गए आप लोग, 10 मिनट हो गया डी वैल्यू। अब यहाँ पे जेड वैल्यू क्या होता है कि मान लीजिए ये जो हमारा डी वैल्यू निकल के आई है, इसको भी 90% कम करने में हमें जितना टेम्परेचर देना पड़ता है वो होता है जेड वैल्यू। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल है भाई। 100 बैक्टीरिया को सिर्फ 10 बचाने में, यानी कह सकते हो 100 में से 90 बैक्टीरिया को किल करने में हमें लगा 10 मिनट, तो ये 10 मिनट हो गई डी वैल्यू। अब मान लीजिए इसी 10 मिनट को हमें सिर्फ 1 मिनट में कन्वर्ट करना है, यानी कि 100 बैक्टीरिया को 100 में से 90 बैक्टीरिया को किल करने में हमें जो 10 मिनट लग रहे थे, हमें सिर्फ 1 मिनट में ही अगर ये काम करना है तो हमें टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, वही हो जाता है जेड वैल्यू। यानी मान लीजिए ये जो नॉर्मल काम था, ये मान लीजिए हमारा 100 डिग्री सेल्सियस में हो रहा था, यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 में से 90 बैक्टीरिया 10 मिनट में किल हो रहे थे। तो अगर मान लीजिए हम लोग टेम्परेचर को 400 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि 400 डिग्री बढ़ाने पे ये जो 100 में से 90 बैक्टीरिया था ये सिर्फ 1 मिनट में कम हो जाए, यानी कि 10 में से 90% टाइम कम हो गया। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे जेड वैल्यू। देखिए थोड़ा सा समझना होगा, है ना, आप लोग लिख के देखोगे तो समझ आएगा। हो सकता है सुनो तो आप लोग बहुत कंफ्यूज रहो, बाकी है बहुत सिंपल भाई। डी वैल्यू होता है कि 90% बैक्टीरिया को किल करने में कितना टाइम लगा, वो डी वैल्यू हो गई, और इस टाइम को भी 90% कम करने में जितना टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ा वो हो गई जेड वैल्यू, बस और कुछ नहीं। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने बायो इंडिकेटर्स के बारे में, तो बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई हमारा ये हमारा एक सब्सटेंस है, ठीक है, और इसका हम लोग कर रहे हैं स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टरलाइजेशन किया, स्टरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने इसमें जितने भी बैक्टीरिया थे उनको रिमूव कर दिया। अब आप एक बात बताइए, ये जो बैक्टीरिया रिमूव हुआ है कि ये रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि इस स्टरलाइजेशन जो हम लोगों ने किया ये एक्चुअल में अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। भाई इंडिकेटर मतलब क्या होता है? इंडिकेट करना कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इन्हीं इंडिकेटर्स में हमारे एक हो जाता है बायो इंडिकेटर्स। तो बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये हमारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हाईली रेजिस्टेंट होते हैं स्टरलाइजेशन से। यानी देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए जिस भी प्रोडक्ट का हमें स्टरलाइजेशन करना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे अपने कुछ बायो इंडिकेटर्स को भी रख देंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस स्टरलाइजेशन में ये बायो इंडिकेटर भी यहाँ पे खत्म हो गया, किल हो गया, तो इसका मतलब हमारा स्टरलाइजेशन अच्छे से हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे इंडिकेटर होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारा स्टरलाइजेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये हमारा बहुत ही रिलायबल मेथड होता है स्टरलाइजेशन टेक्निक को वैलिडेट करने के लिए। वैलिडेट मतलब उसको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए। और फिजिकल इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा सेम है, इसमें ये भी हमारा एक टाइप का इंडिकेटर होता है जो कि पता लगाता है कि हमारा स्टरलाइजेशन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसमें हमारा जैसे टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। और एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा थर्मोमीटर, प्रेशर गॉज, ये सारे हमारे कुछ फिजिकल इंडिकेटर्स हो जाते हैं। तो ये थे हमारे यहाँ पे यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 3 के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन फंजाई। अब फंजाई क्या होता है? देखिए फंजाई सबसे पहली बात हमारा एक टाइप का यूकारियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। हम लोगों ने देखा हमारा बैक्टीरिया क्या था, प्रोकारियोटिक था, लेकिन फंजाई की जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये हमारा यूकारियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। और इसके अंदर हमें क्या क्या, इसके अंदर हमारे यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स, ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप के फंजाई होते हैं। और ये हमारा सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सभी टॉपिक डिटेल में आप लोग को यहाँ पे हमारी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके देख सकते हो। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे फंजाई की क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इनको हम लोग यहाँ पे 4 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, यीस्ट लाइक फंजाई, मोल्ड्स एंड डायमॉर्फिक फंजाई। अगेन इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप लोग को यहाँ पे चैनल पे वीडियोज़ की माइक्रोबायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है वायरसेज, ठीक है। तो वायरस आप लोग को पता है वायरस हमारा क्या होता है? भाई वायरस हमारा एक टाइप का माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टिव एजेंट होता है। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जो वायरस होते हैं ना, ये सिर्फ अपने लिविंग सेल, यानी कि देखिए वायरस जब तक बाहर है तब तक मान लीजिए वो
नॉन लिविंग स्टेट में होता है। ये एक्टिवेट कब होता है? जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, ठीक है। तो वायरस के अंदर ये थोड़ा सा होता है और वहीं जाके ये अपना रेप्लिकेशन वगैरह करता है, यानी वहीं जाके क्या होता है, इसके नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। यानी देखिए, वायरस जब तक कोई होस्ट जब तक इसको नहीं मिलेगा तब तक ये किसी काम का नहीं है। ये अपना एक्शन कब शो करता है? जब इसको होस्ट मिलता है। और इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं ना, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। और स्ट्रक्चर की बात करो तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है अंदर का पार्ट जो हमारा कोर हो जाता है, ठीक है। और देखिए, इसी कोर के अंदर हमें क्या होता है, इसी कोर के अंदर हमें यहाँ पे डीएनए या आरएनए जो है देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा कैप्सिड आ जाता है, जो कि आउटर जो है कवरिंग होती है, ठीक है। और इस कैप्सिड के ऊपर भी हमें क्या होता है, इस कैप्सिड के ऊपर भी हमें यहाँ पे हमारा इन्वेलप देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब इन्वेलप देखिए क्या होता है, इन्वेलप सभी वायरस में नहीं होता है। इन्वेलप कुछ वायरस में होता है, कुछ में नहीं होता है। और जिनमें होता है, जिनमें इन्वेलप होता है, उनमें हमें ग्लाइकोप्रोटीन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे जो है वायरस का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो इनके बीच में देखिए बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। एंटीसेप्टिक क्या होता है? ये दोनों हमारे टाइप के ऐसे एजेंट होते हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए करते हैं। बस मेन डिफरेंस क्या होता है कि एंटीसेप्टिक का यूज हम लोग लिविंग टिश्यू में करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट का यूज हम लोग यहाँ पे इनएनिमेट या फिर जो है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स में करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो है नॉन लिविंग सर्फेसेस पे करते हैं। सिंपल सी बात है भाई। डिसइंफेक्टेंट मतलब लाइजॉल वगैरह जो आप लोग के घर में होता है। और एंटीसेप्टिक भाई आप लोगों को पता है, जो हमारा एंटीसेप्टिक हम लोगों ने बहुत सारे यूज़ किए थे, ठीक है। हमारा जो भी हमारा था, ठीक है, कोरोना टाइम में हम लोगों ने इतने सारे एंटीसेप्टिक वगैरह को यूज़ किया। तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, लिविंग टिश्यू में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ये हमारा नॉन लिविंग में हम लोग यूज़ करते हैं। और देखिए ये क्या होता है, जो एंटीसेप्टिक होते हैं, तो जैसे सैनिटाइजर वगैरह हो गया, तो सैनिटाइजर का यूज़ हम लोगों ने कितना किया है कोरोना टाइम में, तो ये हमारा एंटीसेप्टिक होता है। और ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा थोड़ा सा लेस हार्श होता है। यानी देखिए, ये इतना हम मतलब हार्श मतलब समझ रहे हो, हार्श मतलब कठोर, मतलब कि कह सकते हो पोटेंट, या फिर मतलब इसको ऐसे समझो ना कि जैसे डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ये हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा हार्श होता है, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पे लिविंग टिश्यू पे तो यूज़ करते नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छे से किल करता है। लेकिन जो एंटीसेप्टिक होता है ये लेस हार्श होता है ना, इसका ये इतना स्ट्रॉन्ग नेचर का नहीं होता है। और इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे क्योंकि लिविंग टिश्यू में करते हैं। और देखिए, ये लेस हार्श क्यों होता है, ताकि हमारा डैमेज ना हो लिविंग टिश्यू। तो एग्जाम्पल आप लोग देख ही सकते हो, हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया ब्लीच वगैरह, उसका हैंड सैनिटाइजर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। देखिए, दो तरह के डिसइंफेक्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक नेचर का, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल नेचर का। तो बैक्टीरिया, देखिए डिसइंफेक्टेंट का काम क्या है, बैक्टीरिया को किल करना। अब ये किल किस तरीके से कर रहा है, वो हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब कि ये वो एजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो रोक देते हैं, लेकिन उनको किल नहीं करते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियोसाइडल होता है, ये क्या करता है, ये इनको बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर देता है। देखिए, स्टेटिक मतलब स्टेट मतलब कि रोक देना, और साइडल मतलब कि किल कर देना, ठीक है। सुसाइड मतलब ऐसा समझ सकते हो आप लोग। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता था प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग। अब देखिए, स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे भी अगेन सेम चीज़ है कि हम लोगों ने यहाँ पे कोई अपना प्रोडक्ट लिया और इसको हम लोगों ने यहाँ पे स्टेरिलाइज किया, ठीक है, स्टेरिलाइज किया। अब स्टेरिलाइज करने के बाद हमें यहाँ पे इसको ये चेक करना है ना कि ये स्टेरिलाइज एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि 100% बैक्टीरिया खत्म हो जाना। तो स्टेरिलाइजेशन में देखिए, स्टेरिलिटी टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोगों ने स्टेरिलाइज किया है, उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि ये हमारा स्टेरिलाइज हुआ कि नहीं हुआ। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसका प्रिंसिपल ये बोलता है द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, हम लोग सिंपली करेंगे क्या कि मान लीजिए ये हमारा एक सब्सटेंस है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने स्टेरिलाइज किया। अब स्टेरिलाइज करने के बाद हमें क्या होना चाहिए, यही चाहिए ना कि हमारा कोई भी बैक्टीरिया इसके पास ना हो। तो अगर इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस जो भी सब्सटेंस है हमारा, अब ये कोई दवा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझिए कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसी कंडीशन देंगे
कि हम लोग यहाँ पे इसको वो कंडीशन देंगे जिसमें अगर कोई बैक्टीरिया हो तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए। मतलब इसको हम लोगों ने देखा था ना अपना इंक्यूबेशन कंडीशंस, तो हम लोग यहाँ पे इसको इंक्यूबेशन कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, यानी इसको हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारा बैक्टीरिया ग्रो कर सके। तो अगर इसमें एक भी बैक्टीरिया होगा तो क्या होगा, हम लोग जब इसको मतलब ऐसा ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये ग्रो कर जाएगा, बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रो कर जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि स्टरलाइज अच्छे से नहीं हुआ था, क्योंकि अगर स्टरलाइज हुआ होता तो इसके पास कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता। और यहाँ पे हम लोग इसको कैसी भी कंडीशन प्रोवाइड करें, हमें यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, इफ अ प्रोडक्ट इज कंटामिनेटेड विथ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायबल का मतलब लिविंग, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट है वो कंटामिनेटेड है तो वहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग उसको कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और यहाँ पे उनकी प्रेजेंस हम लोग पता लगा लेंगे बाई टर्बिडिटी इन ओरिजिनल कल्चर मीडिया। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे कल्चर मीडिया लेते हैं और इसमें हम लोग यहाँ पे जो भी सब्सटेंस उसको हम लोग डाल देते हैं और उसके बाद उसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं इंक्यूबेशन में, ठीक है, इंक्यूबेशन कंडीशन में रख देते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन में रख देते हैं जिसमें हमारा बैक्टीरिया ग्रो हो। तो अगर यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होगा तो ये जो मीडियम था ये पहले क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में क्लियर होता है, लेकिन अगर बैक्टीरिया ग्रो होगा तो ये मीडियम थोड़ा सा टर्बिड हो जाएगा। टर्बिड मतलब थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ हो गया तो इसका मतलब बैक्टीरिया ग्रो कर गया, नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारा स्टरलाइजेशन अच्छे से हुआ था। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से कल्चर मीडिया को हम लोग यूज़ करते हैं स्टरलिटी टेस्टिंग में, तो हमारा देखिए एक हो जाता है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम, एक हो जाता है अल्टरनेटिव थायोग्लाइकोलेट मीडियम, और फिर एक हमारा हो जाता है सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडियम। तो ये हमारे कुछ कल्चर मीडिया होते हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पे स्टरलिटी टेस्टिंग में करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है नेम द मेथड्स फॉर स्टरलिटी टेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पे स्टरलिटी टेस्टिंग में करते हैं। तो दो मेथड होते हैं जनरली, एक होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, एक होता है डायरेक्ट इनोकुलेशन। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे नोट्स में जाके बहुत डिटेल में देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा जाता है यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 देखिए, अब यूनिट 4 में हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एसेप्टिक एरिया। तो यहाँ पे देखिए एसेप्टिक एरिया क्या होता है। देखिए जैसा कि आप लोग को पता है कि कुछ हमारी प्रिपरेशन होती है, जैसे कि हमारा इंजेक्शन, ठीक है, और इंजेक्शन में भी बात करें तो हमारा एक होता है आईवी इंजेक्शन। आईवी मतलब इंट्रावेनस। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है, ये डायरेक्टली हमारी वेन्स में दिया जाता है। वेन्स मतलब कि नसों में, और भाई वेन्स में क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड फ्लो होता है। अब आप एक बात बताइए, जो इंजेक्शन हम लोग डायरेक्टली वेन्स में दे रहे हैं, अगर इसमें एक भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ, एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, वो डायरेक्टली हमारा ब्लड में जाएगा। और डायरेक्टली अगर कोई चीज़ ब्लड में गई तो हमारी बॉडी को क्या होगा, अगर वो हार्मफुल है तो हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से हार्म कर सकती है। यानी पता चले जो इंजेक्शन है वो दे तो हम लोग अपनी बॉडी में कुछ कंडीशन को सही करने के लिए रहे हैं, लेकिन उसमें अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट हुआ तो वो हमारी बॉडी को और ज़्यादा हार्म कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इंजेक्शन वगैरह को हम लोग बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे इनको ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी बैक्टीरिया वगैरह के मतलब बैक्टीरिया ना के बराबर हो, है ना, बैक्टीरिया बिल्कुल ना हो। तो देखिए हमारा ऐसा एरिया जहाँ पे बिल्कुल भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं होता है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एसेप्टिक एरिया। यानी देखिए एन एसेप्टिक एरिया इज ए कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, यानी कि कंट्रोल्ड एनवायरमेंट होता है। इसके एनवायरमेंट को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया ना हो। डिजाइन टू मेंटेन द स्टेरिलिटी, यानी कि इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि हमारा स्टेरिलिटी मेंटेन हो। स्टेरिलिटी का सिंपल सा मतलब ये कि हमारा कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना प्रेजेंट हो। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, प्रिपरेशन और हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स पार्टिकुलरली इन इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। तो यहाँ पे देखिए जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है और हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे मटेरियल्स या फिर ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं जिनको हमें बिल्कुल भी कंटामिनेट नहीं होने देना, यानी जिनके ऊपर हमें बिल्कुल भी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देना है, उनको हम लोग यहाँ पे एसेप्टिक एरिया के अंदर बनाते हैं। तो ये हो जाता है सिंपल सा एसेप्टिक एरिया। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा एक इक्विपमेंट आ जाता है लैमिनार फ्लो इक्विपमेंट। अब ये क्या होता है, ये हमारा ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि मतलब देखिए ये हमारा एक टाइप का केबिन टाइप का होता है, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लीजिए केबिन टाइप का होता है जिसमें होता क्या है कि हमारा स्टरलाइजेशन इन्वायरमेंट मेंटेन होता है। मतलब ये हमारा एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे देखिए जैसे एसेप्टिक एरिया क्या होगा, एसेप्टिक एरिया एक पूरा का पूरा एरिया हो गया जहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन एसेप्टिक एरिया में भी हमारा मान लीजिए कोई पार्टिकुलर एक कैबिनेट हो गया या फिर एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक इक्विपमेंट हो गया जो कि पूरे तरीके से बैक्टीरिया फ्री होता है, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में चीज़ों को बनाते हैं, तो वो हो जाता है लैमिनार फ्लो इक्विपमेंट। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। इसको भी आप लोग यहाँ पे डिटेल में देखना हो तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे जो हमारा एसेप्टिक एरिया ये क्या होता है, ये हमारा पूरी तरीके से बैक्टीरिया फ्री होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ सोर्सेज की बात करें जहाँ से हमारा इस एसेप्टिक एरिया में बैक्टीरिया वगैरह आ सकते हैं। कंटामिनेशन का मतलब
देखिए कंटामिनेशन का मतलब यहाँ पे इम्प्योरिटी यानी कि कह सकते हो बैक्टीरिया वगैरह को आ जाना, है ना। क्योंकि भाई एसेप्टिक एरिया क्या होता है, एसेप्टिक एरिया हमारा ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह बिल्कुल ना के बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरीके से बैक्टीरिया आ गए तो वो क्या होगा, हमारा आ भी सकता है, कुछ सोर्सेज हो सकते हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जो कि हमारे एसेप्टिक एरिया को कंटामिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एटमॉस्फेयर। तो भाई देखिए जिस एटमॉस्फेयर में हमारा एसेप्टिक एरिया बनाया जा रहा है, अगर वो एटमॉस्फेयर ही खराब हुआ, वहाँ की एयर ही खराब हुई, तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे एयर से हमारा माइक्रोब्स आ सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर, जो ऑपरेटर वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर वो ऑपरेटर अच्छे से स्टरलाइज नहीं होंगे तो वहाँ पे उनके थ्रू भी इम्प्योरिटी आ सकती है, कंटामिनेशन आ सकता है। रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर वही अच्छा नहीं हुआ, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, तो वो भी आ सकता है। इक्विपमेंट्स, तो अगर जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारे अच्छे से कैलिब्रेट नहीं हुए, स्टरलाइज नहीं थे, ठीक है, तो वो भी हमारा कंटामिनेशन का सोर्स बन सकते हैं। और उसके बाद वाटर सप्लाई, भाई जो वाटर आ रहा है, ठीक है, अगर वो वाटर ही कंटामिनेट हुआ तो हमारा क्या होगा, पूरा फाइनल प्रोडक्ट भी हमारा कंटामिनेट हो जाएगा। तो ये सारे हमारे कुछ सोर्सेज हो सकते हैं कंटामिनेशन के। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक टॉपिक हमारा आ जाता है क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू आईएसओ, तो आईएसओ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 टाइप की क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। और इनका मतलब क्या होता है, देखिए अगर आईएसओ 1 की बात करें, ये सबसे ज़्यादा क्लीन एरिया होता है, जहाँ पे देखिए क्लीन एरिया का मतलब हमारा ऐसा एरिया जहाँ पे हमें माइक्रोब वगैरह बिल्कुल भी ना के बराबर देखने को मिले, है ना। तो देखिए अगर आईएसओ 1 की बात करें तो ये हमारा ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पर क्यूबिक मीटर में हमें सिर्फ और सिर्फ 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा क्लीन एरिया होता है। और उसके बाद देखिए जैसे जैसे हम लोग नंबर में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बैक्टीरिया के नंबर भी बढ़ते जाएंगे। यानी देखिए भाई आईएसओ 1 हमारा सबसे अच्छा एरिया होता है, और उसके बाद जैसे जैसे बढ़ोगे तो वहाँ पे जैसे आईएसओ 6 की बात करें तो यहाँ पे लगभग हमें जो है 10 लाख बैक्टीरिया पर क्यूबिक मीटर में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को भले लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल ये भी बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास ना, हमारे आसपास जो है सिर्फ एक छोटे से एरिया में करोड़ों अरबों बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे क्लीन एरिया हो जाते हैं, जो कि हमारे काफ़ी जो है कह सकते हो माइक्रो फ्री एरिया होते हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 5 के बारे में। तो यूनिट 5 में देखिए, यूनिट 5 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज माइक्रोबियल स्पॉयलेज या फिर बैक्टीरियल स्पॉयलेज। तो देखिए माइक्रोबियल स्पॉयलेज का मतलब होता है कि डिग्रेडेशन, देखिए स्पॉयलेज मतलब खराब हो जाना। तो जब भी हमारा कोई भी फूड बेवरेजेस या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जब भी वो माइक्रोब्स की वजह से खराब हो जाता है, देखिए स्पॉयलेज का मतलब खराब हो जाना, और माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स की वजह से। माइक्रोब्स मतलब हमारा बैक्टीरिया, मोल्ड्स, फंजाई, अगर इनकी वजह से हमारा कोई भी प्रोडक्ट खराब हो रहा है तो वो हो जाता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज। एग्जाम्पल का मतलब हमारा देखिए जैसे आप लोग को पता है जो ब्रेड वगैरह होता है तो उसकी एक सेल्फ लाइफ होती है 5-6 दिनों की। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो खराब क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर हमें फंजाई की ग्रोथ देखने को मिलने लगती है ना। तो यही हो जाता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी हमारी दवाएं होती हैं, तो उनमें हमें किस किस टाइप के स्पॉयलेज देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो हो गया माइक्रोबियल, यानी कि माइक्रोब्स की वजह से। अब कुछ हमारे 9 नॉन माइक्रोबियल भी हो सकते हैं, है ना। जैसे इसके अंदर हमारा फिजिकल, केमिकल, एंजाइमेटिक और अदर स्पॉयलेज। तो बस नाम आप लोग याद कर लेना, बाकी कुछ खास नहीं है। और अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि माइक्रोबियल स्पॉयलेज को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनका भी आप लोगों को नाम याद कर लेना है, जैसे कि टाइप्स एंड साइज ऑफ माइक्रोब। जैसे मान लीजिए छोटा माइक्रोब है तो वो और ज़्यादा हार्म कर सकता है, क्योंकि वो और ज़्यादा इजिली पेनिट्रेट कर सकता है, अंदर तक जा सकता है। और अगर हम लोग न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की बात करें तो मान लीजिए जो भी माइक्रोब है, अगर उसको अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा है तो वो और ज़्यादा ग्रो करेगा, और ज़्यादा स्पॉइल करेगा। वाटर, भाई वाटर अगर ज़्यादा होगा, किसी चीज़ में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो उसके खराब होने के चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि वाटर सबसे प्राइमरी सोर्स होता है बैक्टीरिया वगैरह के ग्रो होने का। भाई देखिए जहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है वो चीज़ क्या हो सकता है, वो चीज़ जल्दी स्पॉइल हो सकता है। स्टोरेज टेम्परेचर, तो अगर हम लोग अगर मान लीजिए बैक्टीरिया को उसका ऑप्टिमल टेम्परेचर मिल गया 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो वहाँ पे भी उसकी ग्रोथ होने उसके स्पॉइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पीएच वगैरह भी कुछ कुछ पीएच कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पैकेजिंग डिजाइन, तो मान लीजिए अगर हमारी लीक पैकेजिंग है तो वहाँ पे भी हमारा जो भी हमारा आइटम है उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्टोरेज कंडीशन, तो हम लोगों ने कैसे आइटम को स्टोर किया हुआ है, जैसे हर एक चीज़ों को स्टोर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो अगर हम लोगों ने उनके हिसाब से नहीं स्टोर किया तो वहाँ पे भी हमारा जो भी सब्सटेंस है वो यहाँ पे स्पॉइल हो सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे भी बात करें वेरियस सोर्सेज की, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन के, तो यहाँ पे भी आप लोग समझ सकते हो, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, एयर बॉर्न पार्टिकल्स, है ना, एयर सोर्स हो सकता है। पर्सनल, यानी जो भी हैंडल कर रहा है हमारे इक्विपमेंट को या फिर कह सकते हो सब्सटेंस को, और इक्विपमेंट्स जो भी यूज़ कर रहे हैं, वाटर सिस्टम, सेप्टिक प्रोसेसिंग, स्टोरेज कंडीशन, ये सारे हमारे कुछ सोर्सेज हो जाते हैं जो कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन कर सकते हैं।
और प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो आप लोग को पता है कि प्रिजर्वेटिव मतलब कि हमारा ऐसे एजेंट होते हैं जो कि स्पॉयलेज होने से बचाते हैं। यानी कि देखिए आप लोग को पता है जो भी जैसे कोई सिरप वगैरह आप लोग लाते हो, टैबलेट वगैरह लाते हो, तो उसकी सेल्फ लाइफ होती है 2 साल 3 साल। तो 2-3 साल तक वो सेफ कैसे बचा रह जाता है? तो वो बचा इसलिए रह जाता है क्योंकि उसके अंदर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्रिजर्वेटिव को। तो प्रिजर्वेटिव हमारे ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जिनको हम लोग इनकॉर्पोरेट मतलब कि डालते हैं अपने फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन प्रिवेंट हो सके, है ना, बच सके। और प्रोलिफरेशन मतलब कि उनकी ग्रोथ यहाँ पे रुक सके ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड यूज, यानी कि जब भी हम लोग उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव का मतलब ऐसे प्रिजर्वेटिव जो कि माइक्रोब की ग्रोथ को रोकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए दीज आर द प्रिजर्वेटिव दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से करते हैं, तो ये 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला हो गया सेल मेम्ब्रेन को खत्म करके, मतलब सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके कर सकते हैं, प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं, और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, यानी कि देखिए भाई कोई भी बैक्टीरिया वगैरह होता है उसके अंदर यहाँ पे डीएनए आरएनए होता है। डीएनए आरएनए क्या होता है? एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है। तो अगर डीएनए आरएनए को रोक देंगे तो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को करके हमारा जो भी प्रिजर्वेटिव है वो सारे काम करते हैं। और ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे पैराबेन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स। तो ये सारे हमारे कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एनिमल सेल कल्चर के ऊपर। तो देखिए एनिमल सेल कल्चर क्या होता है? जैसे आप लोग को पता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कोई दवा वगैरह बनती है, ठीक है, कोई भी हमारे मेडिसिन वगैरह है, तो उसकी टेस्टिंग क्या होती है? उसकी टेस्टिंग एनिमल्स पे होती है। अब एनिमल्स पे जब टेस्टिंग होती है तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे किल भी हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे टेस्टिंग के टाइम सेक्रीफाइस हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा कम करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पे एक टेक्निक तैयार की गई जिसको बोला गया एनिमल सेल कल्चर। एनिमल सेल कल्चर में हम लोग करते क्या है कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई लिवर की दवा बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हमें उसको एनिमल के लिवर पे ही तो टेस्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एनिमल को डायरेक्टली ना लेके उसके लिवर की सेल को लेते हैं, उसकी लिवर की सेल का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और उसको यहाँ पे एक कल्चर मीडिया लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा कल्चर मीडिया लेते हैं जिसमें ये सेल यहाँ पे ग्रो कर सके, और उसको ग्रो कराते हैं। जिससे क्या होता है, हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वो लिवर की सेल्स देखने को मिल जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो भी दवाएं होती है उसको हम लोग यहाँ पे इसी एनिमल सेल कल्चर पे टेस्ट कर लेते हैं। तो एनिमल सेल कल्चर क्या होता है? एनिमल सेल कल्चर इज अ टेक्निक वेयर एनिमल सेल्स, यानी कि एनिमल की सेल को हम लोग यहाँ पे ग्रो कराते हैं, मेंटेन कराते हैं अंडर द कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस अलाउिंग रिसर्च। और इससे क्या होता है भाई, जो भी रिसर्चर होते हैं वो यहाँ पे सेलुलर बिहेवियर, फंक्शन, रिस्पॉन्स, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे चेक कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एनिमल सेल कल्चर भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक होता है प्राइमरी सेल कल्चर। अब इसके अंदर भी 2 सब टाइप होते हैं, एडहेरेंट और सस्पेंशन। फिर हमारा सेकेंडरी सेल कल्चर, फिर थर्ड हमारा सेल लाइन्स। इसके अंदर भी फाइनाइट सेल लाइन, कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन, ये सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पे हमारे लेक्चर में जाके देख सकते हो। और उसके बाद 9th क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द प्राइमरी सेल कल्चर। तो प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है? देखिए जैसे इसमें हमारा अलग अलग टाइप थे, तो इसमें से प्राइमरी देखिए ये कई बार पूछा गया है। तो प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मतलब कि देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे एनिमल की सेल को डायरेक्टली लेके अपना कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं तो वही हो जाता है प्राइमरी सेल कल्चर। यानी प्राइमरी सेल कल्चर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग द सेल्स डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग टिश्यू, यानी लिविंग टिश्यू से डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सेल को आइसोलेट कराते हैं और उनको यहाँ पे कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल एनवायरमेंट यानी कि एक कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं। तो ये हो जाता है प्राइमरी सेल कल्चर। तो ये थे हमारे यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। एंड देखिए यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करने के बाद भी मैं आप लोग को कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। बाकी आई होप कि ये आप लोग के लिए थोड़े बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।